आपको बता दूं कि मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं, यहाँ की जनता ने लड़ा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की थी महापौर, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। ट्यूबवेल 200 से ऊपर ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में लगा है। रामगढ़ ताल की योजना देखिए। हाँ, अलबत्ता मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को उद्घाटन नहीं करने दिया, मैं स्वयं कर ली थी, अखिलेश जी को नहीं करने दिया था। मेयर साहब जो है महिलाओं का बहुत सुनती हैं, तुम जाओगी तो काम हो जाएगा, हम लोग की सड़क बन जाएगी। तो दो ही रिश्ते हैं, माँ जगदम्बा मेरी माई, बजरंगबली मेरे भाई, तीसरा रिश्ता मैं जानती नहीं। जो अपराधी होते हैं वो अपराधी होते हैं, ना उनका कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं का खाता है, स्वयं का खिलाता है और वो राष्ट्रहित में काम करता है। राम की बात आती है, राम का पूरा अर्थ ही है जो मन में रम जाए वही राम है। तो जैसा कि ज्योति मौर्य पर उंगली उठाया जा रहा है, तो वहीं पे उस अधिकारी पर क्यों नहीं उंगली उठाया जाता? उसकी जिक्र आप, मैं सोच रही थी कि आप मनीष दुबे का नाम क्यों नहीं लिए। तो उसने भी तो अपने परिवार के साथ धोखा किया। क्या पुरुष को मर्यादा में नहीं रहना? मैं पहलू जो लक्ष्मण रेखा की बात आती है, लक्ष्मण रेखा कोई निशान नहीं है, लक्ष्मण रेखा मर्यादा है। अभी मैंने टिकट तब मांगा भी नहीं था। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम के आज के कड़ी में हमारी मेहमान हैं गोरखपुर महानगर की पूर्व मेयर, या कहें तो गोरखपुर महानगर की पूर्व प्रथम महिला के पद पर आसीन हो चुकी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सत्या पांडे जी। आइए आपको डॉक्टर सत्या पांडे जी से मिलाते हैं, उनके व्यक्तित्व से मिलाते हैं और उनके विचारों से मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संवाद कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत, आपके दर्शकों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा कि संवाद कार्यक्रम, जैसा कि आपने भी बताया कि एक आप कार्यक्रम चलाते हैं जिससे आम जनमानस से लोगों को जो है उनसे रूबरू कराते हैं। तो ये तो सौभाग्य हम सबका है कि आप उसमें हमें भी शामिल किया। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपके दर्शकों को, आपके चैनल को। मैम, मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि एक समय रहा होगा जब आप केवल सत्या पांडे के नाम से जानी जाती होंगी। सत्या पांडे से डॉक्टर सत्या पांडे तक का सफ़र कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। ऐसे तो आप कहेंगे तो पहले तो मैं तिवारी थी जी। तिवारी से पांडे बनी विवाहोपरांत। और मैं पहले, बहुत ही पहले, जानते हैं जल्दी विवाह हो जाता था। शादी मेरी हुई, बच्चे हुए, मैंने बच्चों को भी अध्ययन का एक मतलब कराया। जब बड़े हो गए, पढ़ाई में ऐसा था कि जब उन्हें कि वो अपने आप से पढ़ सकते हैं, तब मैंने और अध्ययन करना शुरू किया और मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मेरे शौक़ थे समाज सेवा करने का। मेरी राजनीति जो विद्यार्थी परिषद है उससे शुरू हुई। विद्यार्थी जीवन से ये कहिए कि राजनीति का अर्थ ही जो वास्तव में है, जो राष्ट्र सेवा का आम जन का सेवा कर सके और वो राष्ट्र के हित में जो अपने को समर्पित कर सके, वास्तव में राजनीति का वही एक अर्थ है। मैंने महिलाओं में, बच्चों में हमने काम किया, आज भी मैं कर रही हूँ। आप देखे होंगे कि मुझसे महिलाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, चाहे हर वर्ग की हो। मेरे लिए महिला, क्योंकि महिला होती है। महिला न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। अगर जाति होता, धर्म होता तो विवाह के उपरांत वो अपना गोत्र नहीं बदलते। बहुत खुशी की बात है, सत्या तिवारी से जब सत्या पांडे में बनी तो मेरा विवाह जहाँ पांडे में बनी, तो हमारे पति देव मुझे पूर्णता के साथ एक सपोर्ट करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर मैंने चाहा कि मुझे ये पढ़ना है, उन्होंने कहा पढ़ो। मुझे गाड़ी चलाने की बड़ी शौक थी, उन्होंने कहा ठीक है।
तुम सीखो, सिखाने की व्यवस्था उन्होंने की। उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी कि लो ड्राइविंग भी करो। तो इसलिए मतलब बैक से मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और ये बहुत खुशी की बात है कि अगर बेटी के पिता, पत्नी का पति और बहन का भाई अगर उसके अंदर कुछ करने की सोच है, अच्छे काम करने की सोच है, तो उसे अगर सपोर्ट करेगा तो नारी कहीं से पीछे आपको उसका सिर नीचा नहीं होने देगी। ऐसा मैंने देखा, ऐसा मुझे विश्वास भी है। तो और दूसरे मैं महिलाओं के लिए एक चीज़ और करना चाहती हूँ, बात ज़रूर लंबी हो रही है, कि महिलाओं को भी एक मर्यादा के तहत ही रहना चाहिए। जो एक होता है लक्ष्मण रेखा, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, उस लक्ष्मण रेखा को लांघना भी नहीं चाहिए। यही हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार है। आपने एक बात कहा कि बात ज़रूर लंबी हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको इत्मीनान से बता दूं, हमारा कार्यक्रम जो है, सुनने वाले जो दर्शक हैं हमारे इस कार्यक्रम को, हमारा कार्यक्रम 30 मिनट से ज़्यादा का ही होता है, 1-1 घंटे का कार्यक्रम होता है। तो आप इत्मीनान से आपके पूरे व्यक्तित्व को हम टटोलने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं कैसे धीरे-धीरे डॉक्टर सत्या तिवारी से डॉक्टर सत्या पांडे तक मैं पहुंची। लेकिन बचपन की यादें, आपको अगर आज भी कोई ऐसी बचपन की याद आ रही हो जिसे आप कभी अगर एकांत में जब होती हैं, जब सोचती हो, वो आपको सुखद एहसास देता हो, तो बचपन की ऐसी कोई यादें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए जो अभी तक कोई आपके बारे में नहीं जानता है। देखिए, बचपन की यादें, बचपन तो बचपन है। जैसे मेरे बचपन का नाम मुन्नी था। आज भी मेरे जैसे जो हमको जानने वाले हैं और हमारे मायके से अक्सर लोग मतलब मुन्नी दीदी कह देंगे या बहिनी कहेंगे, तो वो घरेलू नाम आज भी लेते हैं। तो मेरे को एक अंदर अपार प्रसन्नता भी होती है। और आपको बता दे, हमारे पिताजी जैसे कि भाई मैं तो उसी बेटी की तरफ पाली गई जो एक टिपिकल परिवार होता है, और ख़ास तौर से मैं ब्राह्मण वर्ग की भी हूँ। तो हम लोग के यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती थी। इसका मतलब थोड़े कि मेरी अध्ययन में कहीं रोक हो। मैं उसी तरह पाली गई हूँ जैसे लोग अपनी बेटियों को पालते थे। मैं गेट के बाहर, गेट तक तभी जाती थी जब मुझे दोबारा स्कूल जाना होता था। 1 महीने की बड़ी दिन की वो जो होता था गर्मी की जब छुट्टी हो जाती थी, तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम कहीं भी घूमने का नहीं, गेट तक तब 1-1 महीने तक गेट में नहीं जाती थी। गेट तक परिसर था बड़ा। तो लेकिन फिर भी मेरी माताजी ने मुझे पूर्णता के साथ हर संस्कार दिया शिक्षा में, जबकि संगीत में मुझे बहुत रुचि थी। घर पे ही हमारे गुरुजी ने आके मुझे संगीत का ज्ञान दिया, गायन का, नृत्य का मुझे शौक था। तो मुझे कथक जो है वो भी उन्होंने घर पे, लेकिन मुझे डिग्रियां भी मैंने कथक में 4th ईयर किया, गायन से प्रभाकर किया। लेकिन अफसोस कि मैं उसको बाद में रियाज, क्योंकि हम लोग के यहाँ मंच पे जल्दी बेटियों को भेजा नहीं जाता था। आप देखते होंगे, आप भी इधर ही के रहने वाले हैं, तो बेटियों को मंच पे अब तो बहुत अच्छा है, छोटी छोटी बच्चियों को भी उसके पिताजी मंच पे करके वो नृत्य करती हैं, गाना गाते हैं। रोकूंगा, तो उस समय का जो माहौल था, अब जो जागरूकता आई है समाज में, तो डॉक्टर सत्या पांडे किस तरफ खड़ी हैं? जो पहले का समय था उधर, कि अब जो लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हर एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे देश के सबसे बड़े सिंहासन पर इस समय एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, तो अगर उनके परिवार ने उनको आगे बढ़ाया तभी तो यह संभव हो पाया। आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर भी मैं कहीं से कम नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं भी मर्यादा लांघने से रोका जरूर, लेकिन मर्यादा में बंधे हुए मुझे संस्कारों के साथ कुछ कर गुजरने की हमेशा प्रेरणा देते रहे। मेरे बाबूजी कहते थे, जब हमको देखते थे कि अब वो आ गई है तो ठीक। हमारी दादी की मैं बहुत नज़दीक थी, तो हमारी दादी जैसे पहले आदमी वगैरह काम, जैसे अभी भी हैं, नाव है कहाँ, जैसे कथा विवाह क्या उसमें, यहाँ तक कि हमारे बड़े बाबूजी के बच्चों की शादी में छोटी रहती थी तब भी कहती थी कि सारा रख दो, मेरी बबनी जो है वो बनाएगी। तो मैं उसको चौक बनाना सब, मतलब शुरू से ही ये कि सीखने का शौक भी था और सिखाते भी थे। जबकि हमारे यहाँ हमारी
ताऊ जी की लड़कियां और भी हमारी चाचा की लड़कियां सब, वो सब कहती थी हमें नहीं, मुन्नी के काम है, मुन्नी जानेंगी कर। तो शुरू था तो वो सिखाया भी। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि जब मुझे एक शीर्षस्थ पटल पे जब मैं पहुंची यहाँ पे प्रथम नागरिक के उस पे, तो वहाँ भी आप हमें कम नहीं पाए होंगे, क्योंकि महिलाओं को सपोर्ट करने से उसके अंदर का ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर न जाए, वो कर सकती है, बस अंदर हौसला होना चाहिए। आप 2013 से 2018 तक गोरखपुर महानगर की मेयर के पद पर जिन्हें रही। मैं संशोधित करना चाहूँगी, मैं 2012 16 जुलाई को मैंने शपथ लिया था। 8 अगस्त को हमने हमारी प्रथम बोर्ड का बैठक हुई थी, और सन 2017 8 अगस्त को मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 12 से 17.5 कह सकते हैं इसको। तो इस प्रक्रिया में जब आप इस इतने बड़े मंच पर पहुंची, इतने बड़े सिंहासन पर जब आप पहुंची, तो राजनीति में प्रवेश आपकी कहाँ से हुई? पहले आपने अभी आप बात के दौरान बताया कि स्कूलिंग के दौरान ही आप राजनीति में प्रवेश करती हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति जब आप विवाहोपरांत अपने घर आती हैं, ससुराल आती हैं, तो सक्रिय राजनीति में आपकी एंट्री कैसे होती है? मैं आपको बता दूं, राष्ट्र सेवा का पटल है, मैंने पहले ही कहा। राजनीति, मैं सामाजिक कार्य भी करती हूँ, और मैं महिलाओं के बीच में, बच्चे हमारे छोटे थे, बच्चों को मैंने जब तक व्यवस्था नहीं दी, उन्हें इस योग्य नहीं कर दिया कि वो तब तक स्टैंड कर जाएं, उन्हें गाइड तो मैं करती रही, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि माँ कैकेयी हो तभी बेटा राम बन सकता है। तो माँ को बहुत कड़ाई करना पड़ता है, जबकि माँ ही पैदा करती है, बच्चे को दुलार भी करती है, तो उसका दुलार कहीं लाइन न बिगड़ जाए, इसलिए बच्चों को हमेशा गाइड कर। तो वो मैंने बच्चों में कोई ढील नहीं दी। और फिर रहा, मैं एक महिला मोर्चा से थी, महिला मोर्चा की मैं मंडल से लेके मैं क्षेत्रीय, जब पहला विंग महिलाओं का क्षेत्र का बना, तो मैं पहली क्षेत्रीय अध्यक्ष रही, और नेशनल एग्जीक्यूटिव में रही। आज अभी मैं मेन बॉडी, यूपी के मेन बॉडी में हूँ, एग्जीक्यूटिव में। तो इस तरह मैं तो राजनीति में एक तरह से कहिए कि चले। और फिर मैं जहाँ की बच्ची हूँ, वहाँ लोग संघ के ही हैं, आरएसएस का। अभी भी मैं आरएसएस के 2 विंग की क्षेत्रीय उसकी संरक्षक हूँ, आरोग्य भारती की, सीमा जागरण मंच की। तो ये मतलब मैं कार्य करती रही इस तरह, लेकिन कहीं भी हमने अपने परिवार को पहले महत्व दिया। आज भी है कि घर मेरा मंदिर, कर्म ही पूजा है। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। मेयर पद जाने के बाद, या यूं कहें कि आप मेयर पद के बाद से भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति जब किसी पद पे होते हैं, पद छोड़ने के बाद वे फिर से कुछ एकांतवास करने लगते हैं, लेकिन आपको इस मामले में सबसे अलग देखा जाता है। आप मेयर रहने पे जितनी एक्टिव थी, उससे भी अब और कहीं ज़्यादा ऊर्जा के साथ आज भी आप सामाजिक सरोकारों और गतिविधियों से जुड़ी हुई रहती हैं। कैसे मैनेज करती हैं इतना सब कुछ? ये तो मैं ईश्वरीय कृपा है। और मैं पहले भी पूरे पूर्वांचल का दौरा करती थी, जब मैं मेयर नहीं थी। आपको बता दूं, राजनीति में रहने पर लोग होता है मुझे टिकट चाहिए, मैंने टिकट तब मांगा भी नहीं था, लेकिन महिला सामान्य हुआ। मैं संगठन का आभार व्यक्त करूंगी कि संगठन ने मुझे, मैं तो कार्यक्रम करके आई थी, एक जैसे राजनीतिक व्यक्ति होता है, जब कोई जनता के खिलाफ काम होता है, तो विपक्षी जो होते हैं या जो भी अपना उस बात को रखते हैं। उस दिन मैं गोलघर में बहुत लंबा काफिला का मैं उस दिन, हाँ, उस दिन मैं करके आई थी जुलूस के साथ। और मैं आई, बहुत गर्मी थी, तो मुझे 4 बजे पता चला, मेरा नाम आया, लोग फ़ोन करने लगे, लोग मेरे घर आए, तब मुझे पता चला कि मैं मेयर के लिए, मेरे संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं प्रत्याशी घोषित हुई। उसके बाद आपको बता दूं कि मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं,
यहाँ की जनता ने लड़ा और पुराने कार्यकर्ता सब लोग घर से निकल आए। मैं तो जहाँ ड्यूटी लगाते थे वहाँ जाती थी और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आम जनमानस हर वर्ग का, महिलाएं तक घर से निकली थी, युवा लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के, सब आप अभी भी देखते होंगे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और वो लोग स्वयं निकल के वोट मांग रहे थे और लोग कह रहे थे। और बहुत तब मुझे खुशी हुई कि जब मैं जाती थी कहीं भी तो लोग कहते थे अरे हमें पता है और आप तो हम ही लोग लड़ी रहे हैं, आपको कहाँ आने का जरूरत था। तो ये मेरे सौभाग्य है कि इस तरह, अब वही है कि मेरा ये वाला धन कम ना हो, लोग इसी तरह मुझे स्नेह करें और इसी तरह मुझे प्यार करें। आप ये बात सही है, इसका कोई अहंकार नहीं है। मुझे लोगों का प्यार ही है कि लोग कार्यक्रम लोग लेते हैं। मैं तो क्षमा मांगती हूँ जब मैं समय नहीं दे पाती, मैं अपने अंदर कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं अगली बार आ जाऊंगी। आज ऐसे से या तो उसमें एडजस्ट लोग कर लेते हैं तो फिर वहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये खुशी की बात है, पहले भी मैं बैठती थी तो चैम्बर में लोग यही कहते थे पत्नियों से अपने कि ऐसा है पुरुषों से कम महिलाओं से ज़्यादा मेयर साहब सुनती हैं, तुम ऐसा करो है लोग किराया टेम्पो करके महिलाओं को भेजते थे। महिलाएं जैसा कि हमको कहती थी, सब कहते थे नहीं मेयर साहब जो है महिलाओं का बहुत सुनती हैं, तुम जाओगी तो काम हो जाएगा, हम लोग की सड़क बन जाएगी। हम कहे मेरा सौभाग्य है कि कम से कम महिलाओं के लिए लोग जानते हैं कि महिला ये कर सकती है। हम कहे देखिए मैं सुनती नहीं हूँ, ये आप लोग, हमारा सौभाग्य कि आप लोग यहाँ आती हैं और स्वयं काम के माध्यम बनती हैं। आप तो हमारा ही काम कराती हैं, क्योंकि सफाई करना नगर निगम का काम है, फॉगिंग कराना, कहीं अगर टूट फूट है उसको बनवाना, कहीं जल की व्यवस्था करानी, सब निगम। तो माध्यम महिलाएं बहुत बनी और आज भी देखिए कि लोग करते हैं। मैं पूरे पूर्वांचल आज भी जाती हूँ और ये पहले भी जाती थी और अभी भी जाती हूँ। अभी एक प्रकरण बड़ा चर्चा में रहा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में। ज्योति मौर्य नामक एक एसडीएम होती हैं और एक व्यक्ति के आचरण से हम कभी भी पूरे वर्ग को का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद से कितना कठिन हो गया उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो एक सपना सजो रही हैं अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकरण से महिलाओं के सम्मान पर कुछ आँच आई है? देखिए मैं एक चीज इससे थोड़ा आपसे हटके, लीक से हटके बात करूंगी कि अगर जैसा कि ज्योति मौर्य पर उंगली उठाया जा रहा है तो वहीं पे उस अधिकारी पर क्यों नहीं उंगली उठाया जाता, उसकी जिक्र आप, मैं सोच रही थी कि आप मनीष दुबे का नाम क्यों नहीं लिए, क्योंकि आखिर वो भी तो अधिकारी अगर है तो उसने भी तो अपने परिवार के साथ धोखा किया। क्या जरूरत है, परिवार है, बच्चे हैं, क्या पुरुष को मर्यादा में नहीं रहना? मैं पहले भी बोली हूँ कि नारी के साथ पुरुष को भी मर्यादा में रहना चाहिए। और आपको बता दूं जो लक्ष्मण रेखा की बात आती है, लक्ष्मण रेखा कोई निशान नहीं है, लक्ष्मण रेखा मर्यादा है। अभी बातों बातों में पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि मर्यादा है और मर्यादा को लांघना हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृत है, हमारे संस्कार है भारतीय, और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति को हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए। पूरा दुनिया देखता है कि आखिर वो परिवार क्या है, क्यों भारत में ऐसे रहते हैं, एक परिवार में इतने लोग रहते हैं। खैर अब तो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े लोगों ने अपना कर लिया है और धीरे धीरे इसके भी मैं बहुत ज़्यादा इसका मैं इसको विरोध कहिए या प्रतिरोध कहिए या इसी को, जो गली गली में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं कि आप लोग एक बच्चे के लिए तरसते हो और माता पिता आपको बच्चा आप जैसा जना और आप उस माता पिता को बेदखल करते हो। ये है टुकड़े टुकड़े, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश का संस्कार नहीं है। तो अगर ज्योति मौर्य ने किया तो हमें उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए जिस अधिकारी के साथ उसकी बदनामी हुई या उसने अपने स्वयं को बदनाम किया, या वैसे ये करना नहीं चाहिए। मैं इसकी जितनी घोर निंदा कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन
पुरुषों को भी जितना भी उनके घोर निंदा किया जा सके, अगर इस तरह मर्यादा विहीनता काम करें तो नारी ही केवल दोषी नहीं, पुरुष भी दोषी है। अब पुरुष और नारी को अपने मर्यादा में बंध के रहना चाहिए। मैंने आपसे यह प्रश्न विशेषकर इसलिए किया क्योंकि महिलाओं की जो दशा पे काम करने की सोच लिए आप लोग लगी हुई हैं, आप जैसी सामाजिक कार्यकर्ता लगी हुई हैं। डॉक्टर सत्या पांडे को ऐसी कितनी बेटियों को पढ़वाने के लिए, उनको समाज में आगे आने के लिए उनके माता पिता को समझाना होता है। यह सही बात आपने कहा कि 50% अगर दोषी महिला है तो 50% दोषी पुरुष भी है, और पुरुष के ऊपर भी उतना ही आरोप लगाना चाहिए जितना महिला के ऊपर, जो कि इस केस में नहीं हुआ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आप मुझे ही देखिए, मैं पूरी पढ़ाई तो मैंने ससुराल में किया, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मेरे व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, कैसे चलती हूँ और कैसे मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। कभी आपने देखा नहीं होगा संभवतः ये क्योंकि हमें अरे संस्कार में है ही नहीं, हम भारतीय संस्कारों में पले हुए एक महिला हैं, एक बेटी रहे हैं। हम कहते हैं अगर किसी का जो धरती पे आता है वो कई पुण्यों के बाद मनुष्य बनता है और हम अपने भारतवर्ष में जन्म लेता है, तो आखिर मैंने अपने पति को कभी भी आपने देखा होगा मैंने मर्यादा नहीं लांघा होगा। आज हम आपको बता दें, मेरी छोटी बहू जो MBBS डॉक्टर है, वो मेरे जब आई शादी करके, उसने चाहा कि मैं पढ़ाई आगे करूं। आज मेरी बहू सर्जन के लिए लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रही है। हम ही लोग तो उसको सपोर्ट किए हैं। कई लोगों ने कहा अरे झूठ में तुम पढ़ा रही हो इतना, अरे तो डॉक्टर थी। हम कहा ठीक है, वो पढ़ना चाहती है, अगर मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ना चाहता है तो वो हमारी बहू भी तुम्हारी बच्चा है, तो आखिर वो रहती है मर्यादा में। तो यही है कि जरूरी नहीं कि हर मछली तालाब को गंदा ही करे। मछलियाँ ऐसे भी हैं जो तालाब को साफ भी करती हैं, कीटाणुओं का भक्षण भी करती हैं, क्योंकि मछली को बहुत कमज़ोर भी माना जाता है। मछली बहुत शक्तिशाली भी होती है। महिलाओं को बहुत कमज़ोर माना जाता है, लेकिन महिला कहीं से कमज़ोर नहीं होती है। महिला संस्कृत और संस्कारों से बंधी रही तो उससे मजबूत कोई हो ही नहीं सकता। हमारे समाज में एक बात कहा जाता है कि जब कोई व्यक्तित्व गढ़ा जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किताबों की एक दुनिया होती है। जब कोई व्यक्तित्व अपने आप को गढ़ रहा होता है, चाहे वह स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हों, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक अभिन्न भाग होता है। डॉक्टर सत्या पांडे की साहित्य से कितनी नज़दीकी है? क्या आपके भी जीवन में अभी भी किताबों का आना जाना लगा रहता है? मैं आपको बता दूं कि मैं छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सुनती हूँ, वो बहुत प्रेरणादायी होता है। बच्चे थे तब से सुनते थे। प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी हमें बहुत ही शिक्षा देती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि अगर व्यंग्यात्मक जीवन की सच्चाई को जानने का तो कबीर दास जी के दोहे पढ़िएगा तो अपने आप आपको पता चलेगा कि हमें अपने स्वयं को, अपनी महत्ता को समझना चाहिए। जैसे वो खुद कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मंदिर दियो मस्जिद दियो बना रहे, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। सही बात है कि अंदर से आप बुलाओ ना, राम की बात आती है। राम का पूरा अर्थ ही है जो मन में रम जाए वही राम है। तो हम अपने अंदर खोजे ना। भगवान बुद्ध की बात आती है, उनको बहुत शांति की खोज थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था। वो ज्ञान के लिए वो अपने घर को छोड़ के चले गए। अभी इस पे मैं टॉपिक करके आती हूँ नारी का भी, लेकिन पहले मैं इस बात को ला दूँ कि भगवान बुद्ध जो भगवान कह गए, तो जब जाते हैं बहुत इधर उधर सब जगह सुनना, शिक्षा लेना और ज्ञान, कैसे मुझे ज्ञान मिले, कैसे मुझे ज्ञान मिले, जबकि एक छोटे बच्चे को छोड़ के अपनी उस पत्नी को जिसको ब्याह के लाए थे, जिसकी जिम्मेदारी थी उनको पालन करने का, और छोड़ के जाते हैं। बाद में वो स्वयं के अंदर जब झांकते हैं,
स्वयं के अंदर, तो उन्हें सारे ज्ञान अपने स्वयं के अंदर मिलता है। आप शांत रहिए, मंथन करिए, ध्यान मुद्रा में आइए, अपने आप आपको अंदर पता चलेगा कि आपके अंदर ही सारा कुछ थाती है। और रहा जो नारी की बात आपने कहा है ना कि ज्योति मौर्य की बात आ गई, एक आ गया ना, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ पुरुष होना बहुत आसान है, नारी होना सबसे कठिन है। अगर गौतम बुद्ध न गए होते, गौतम बुद्ध की पत्नी निकल गई होती छोटे बच्चे को छोड़ के, तो मैं भले नारी हूं, मैं सबसे पहले उनके ऊपर उंगली उठाती कि देखो इसने तो बच्चा ही छोड़ दिया, अरे ये गई है सत्य की तलाश में, खोज में, अरे ये कैसी महिला है। तो महिला पर तो उंगली कोई भी उठा सकता है, स्वयं पर उंगली उठा के देखे ना कि मेरे अंदर एक कमी है, मैं अपनी कमी को कैसे दूर करूं और कैसे सबका सम्मान करूं। मुझे आज भी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग कहेंगे ये मैं सोचती भी नहीं होंगी, मैं जब रात को सोने जाती हूँ तो मैं दिन भर का ध्यान रखती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी के प्रति ऐसा देखा हो कि उसका सम्मान है, क्योंकि मैं तो सबके अंदर वात्सल्य देखती हूँ। मैं सबके अंदर, सबको लगता है सब बच्चे हैं, सब जीवन में आए हैं मानव मनुष्य का जन्म लेके, तो इन्हें खुश रहने दे दो, क्योंकि अपने अगर हम सही हैं तो कोई कैसे कोई हमें गलत कर सकता है। हमें अपने से, सबके अंदर वात्सल्य मुझे दिखाई देता है। तो यही है कि नारी होना, नारी पे कोई भी उंगली उठा सकता है, पुरुष पे उंगली उठाना, पुरुष को उंगली तब तक नहीं, क्योंकि आज भी मैं सोचती हूँ कि मैंने किसी को अगर गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया या मेरे देखने से किसी को तकलीफ हो गया हो तो मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। अपने अंदर मुझे मंथन करना पड़ता है, मुझे अपने को खुद को धिक्कार करना पड़ता है कि मैं इतने अपने को धिक्कारूं कि अगले टाइम मैं वो गलती न करूं। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और यह वही व्यक्ति कह सकता है जो भावनात्मक हो, जो साहित्य को पढ़ता हो, जो लोगों को पढ़ता हो। आपके कार्यकाल की सबसे विशेष उपलब्धि क्या रही आपके दृष्टि में? अब दृष्टि में देखिए, जब मैं आई गोरखपुर में महापौर के पद पे, जन्म तो मेरा गोरखपुर में हुआ, तो गोरखपुर की क्या व्यवस्था पे मुझे मिला था ये सबको पता है। थोड़े दिन पहले ही मैं, तब नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था, आज भी मैं नहीं सोचती मुझे क्या बनना है। वो ईश्वरीय प्रेरणा से संगठन ने मुझे वो दायित्व दिया, इसीलिए मैं तुरंत थ्रो कर दी काम। जबकि मेरे कार्यकाल में मैं शून्य पावर पे बैठी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की थी महापौर, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, जब मैं केंद्र में भी हमारे मोदी जी की सरकार नहीं थी। यहाँ पे बहुमत हमारा नहीं था, सपा के ज्यादातर दूसरे दल के विधायक थे, अरे पार्षद थे, सॉरी पार्षद लोग थे, मुझे सबको लेके चल, लेकिन ये था सबसे मैंने सपोर्ट लिया और शहर के लिए क्या कर सकती हूँ इसके लिए मैं संघर्ष करती रही। आपने देखा होगा सड़क नाली तो जो हुआ सभी हुआ, यहाँ पथ प्रकाश बिंदु कितने वो थे, वो मैंने ट्यूबवेल 200 से ऊपर ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में लगा है। रामगढ़ ताल की योजना देखिए, हाँ अलबत्ता मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को उद्घाटन नहीं करने दिया, मैं स्वयं कर ली थी, अखिलेश जी को नहीं करने दिया था सन 2016 को, उसके पहले, क्योंकि ये रामगढ़ ताल की योजना पहले आप भी देखते हैं कि कितना बदबू करता था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चिट्ठी लिख के भेज के, वहाँ इंदौर से आया था मशीन जो पूरे जलकुंभी को साफ कर रहा था, वहाँ के जो कचड़े निकल रहे थे मिट्टी सब, उससे कितनी मैंने सड़क गलियाँ बनवा डाली, क्योंकि भाई हमको सबको सुविधा देना था। ये था आप सौदागरी का प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि उस समय मैंने जो भी निगम की जमीन लोगों ने कब्जा किया था, मैं सभी मुकदमों को बैठा के देखती थी। और यहाँ का भी आपको पता है कि प्रोजेक्ट ये सन 2016 में इसका भी मैंने आधा से ज़्यादा शिलान्यास करने बाद मैंने बनवा लिया था। यहाँ आत्महत्या लोग करते थे राजघाट पर से, इसका बहुत चर्चित था। एक कोई आत्महत्या करने आया, मैंने जाली जीडी उस समय, जब ये था अधिकारी मेरा, हर उसको मैं जो कहती थी सुझाव देती थी, वो सब मानते थे, उस कार्य को करते थे अधिकारी।
और जीडीए से मैंने जाली लगवा दिया। एक बार बहुत चर्चा आया था, वो तो अखबार में पास नहीं है, कि कोई गुस्सा हुआ आत्महत्या करने आया, फिर महापौर मेयर को गाली देते हुए गया, तो अखबार में हाँ, आत्महत्या नहीं कर पाई। ये बहुत चर्चित भी था। अब हम आगे एक प्रश्न पे आते हैं। जब हमारी टीम आपके व्यक्तित्व पर रिसर्च कर रही थी तो उसे पता चला आपका पशुओं से बड़ा लगाव है, खासकर से आपने बड़ा प्यारा नाम भी रखा है अपनी उस गौ माता का। और फिर अभी जल्द ही उन्होंने एक और नए सदस्य के आगमन की सूचना दी, तो आपने उनका भी नाम रखा है। दोनों नाम आप ही बताएं, और क्या है पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम, उसके बारे में भी बताएं। आपको बता दूं कि अभी आप आए होंगे मेरे यहाँ, एक स्ट्रीट सड़क का डॉगी पल गया, उसके भी बच्चे हो गए, तो अब आते हैं तो खाना पीना देना पड़ता है। जैसे लगता है कि अब ये सोचते हैं कि ईश्वर ने दिया है तो इनको संभवतः कुछ होगा कि मुझे मेरे हाथ से ये रोटी खा रहे हैं। और रहा जिनके बारे में आप बता रहे हो, वो पशु नहीं, मेरी गैया माता है, वो माँ है हमारी, क्योंकि हम उनके दुग्ध पान करते हैं। और वो गैया माता का नाम है श्यामा मैया है। उनकी बड़ी बेटी है उनकी बड़ी बेटी है जो दूसरी नंबर है, राजनंदिनी है। पहली जो है उनका नाम हमने रखा है राधा अभी पैदा हुई है। उनके पहले गंगा है, राजनंदिनी है, वो है हमारी अभी ये मनमोहिनी, बड़ी वाली मनमोहिनी है, फिर राजनंदिनी है, फिर गंगा है, फिर राधा है। जो आपने भी देखा होगा कि गौ माता का किसी ने मेरा फोटो बना लिया, हमारी आदत है उतरे भागे गए। यहाँ तक गौ माता अगर मेरे सामने गोबर करती रहेंगी तो मैं कितना भी रहेगा मोबाइल जल्दी से पेट में खोसती हूँ, ऐसे हाथ में गोबर पकड़ लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी मैया है। और माँ का सेवा जितना कर लो, क्योंकि वो कोई, हमने भी कोई पुण्य किया होगा, सबसे खुशी की बात है कोई काम रुका नहीं। पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए, ये हम लोग का सौभाग्य है कि कोई काम रुका नहीं और तेजी से गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, ये हम लोग का सौभाग्य है। अब तक के जीवन को आप अब तक के जीवन को कैसे देखती हैं? आनंद, खुशी, प्रसन्नता का जो भी शब्द है वो थोड़ा है। माँ ने मुझे धरती पे भेजा, माँ का आशीर्वाद बहुत है। मेरे तो दो ही रिश्ते हैं, माँ जगदम्बा मेरी माई, बजरंगबली मेरे भाई, तीसरा रिश्ता मैं जानती नहीं। और मैं दो ही लोग को आज तक, दो लोगों के सिवा तीसरे से मैं डरती भी नहीं। एक पिताजी से, जो भी कह दे अगर उसमें है तो मैं पिताजी की बातों को एकदम, अपने बाबूजी को अक्षरशः, जबकि हम लोग पहले था, अब तो बेटी बैठ जाती है बाप के आगे, हम लोग ऐसा नहीं बहुत पुरातन का, लेकिन फिर भी बाबूजी के सामने हम लोग बैठते नहीं थे, हम नहीं बैठते थे। उनके यहाँ तक कि था जब उसे जो भी रहा, जब बीमार पड़ गए तो अलबत्ता उनके बगल, तब मैं कुर्सी पे ऐसे बैठी, बाबूजी भी तब जाके उनका मन उनके सामने कुर्सी पे, नहीं तो हम खड़े के खड़े हम लोग रहते थे। और दूसरे अपने पति देव का, अगर ये गाय को बैल का बछड़ा, वो क्या कहते हैं, भैंस भी कह दें तब भी हम कहेंगे हाँ ठीक है, वरना कोई गाय को बछिया कह दे, बछिया को गाय कह दे तो हम नहीं मानेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप उनके साथ पार्टी में भी आपने काम किया, एज ए मुख्यमंत्री जब वो हैं तब भी आपकी सहभागिता लगी हुई है। कैसा व्यक्तित्व आप पाती हैं लोगों को लेकर, जनता जनार्दन को लेकर, उनके मन में क्या है आपके दृष्टि से? देखिए, वो एक संत है, और संत का पूर्ण अर्थ है जिसके जो समस्या का अंत करे वही संत है। तो वास्तव में उनके अंतर पूर्णता ईश्वरीय कृपा है, ये गोरखपुर का सौभाग्य है। मैं बड़े महाराज जी से भी कहती, बड़े महाराज जी आपने बहुत बड़ा एक, आपने ये हम लोग के लिए आशीर्वाद दिया है, जो छोटे महाराज जी को आप गोरखपुर को ऐसे मतलब हाँ आशीर्वाद देने के लिए किया है। यानी कि शुरू से हम लोग बहुत सम्मान करते रहे, सम्मान के योग्य हैं उनके कर्म। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री होते हुए केवल वो उसके प्रदेश को नहीं देखते हैं,
हर तरफ उनकी निगाहें प्रदेश में देखने का, प्रदेश के बाहर भी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी जी, हाँ, योगी जैसा। तो आप बताइए, उनका एक शब्द में, एक पन्ने में, एक पुस्तक में उनका वर्णन नहीं कर सकते। उनके लिए तो कई किताब लिखना पड़ेगा और कई घंटे बोलते रहो, तब भी महाराज जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत छोटे हम लोग उतरेंगे। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत महान व्यक्तित्व। मणिपुर की घटना को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मणिपुर की घटना का जितना निंदा किया जा सके उतना कम है। दरिंदे, जरूरी नहीं कि दरिंदों की एक जाति होती है। दरिंदे दरिंदे होते हैं। जो अपराधी होते हैं वो अपराधी होते हैं, ना उनका कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता। आपने सुना ही था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बहुत कष्ट में हैं। ये कष्ट वाली बात है। अरे सोचना चाहिए, नारी पर तो कभी उंगली उठानी ही नहीं चाहिए। और नारी को इस तरह का विभत्स जो घटना किया गया, ये वास्तव में उनको कई कर्मों, कई जन्मों का भी उनको उस पाप का सजा मिलेगा। लेकिन जांच तो हो रही है और जो है वो कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना होना ही बहुत शर्मिंदगी, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। जब अब इसकी जांच हो रही है और आप देखिए पकड़ा भी जा रहा है और उन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी बेटियों पर अत्याचार, अनाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सम्मान, वो नारी का हमेशा सम्मान करते हैं। आपने देखा, प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से जितनी भी योजना है ज़्यादातर महिलाओं को ही समर्पित है। गोरखपुर के ही विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधानसभा 2022 का चुनाव होता है, उसके बाद से उसी चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, मेरा इशारा आप साफ साफ समझ रही होंगी, पूरी तरीके से उनको भड़काने का कार्य किया गया। लेकिन उन्होंने संतोषम परम सुखम का परिचय देते हुए कुछ देर उन्होंने राह तका और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत करके उनके उस संतोष का फल भी दिया। डॉक्टर सत्या पांडे के मन में क्या अब भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आपको मैंने पहले ही बताया, मैंने राजनीति एक राष्ट्र सेवा का पटल है, वो मैं करती हूँ। मैंने कभी आपसे पहले भी कहा, मैंने टिकट नहीं मांगा था। महापौर का टिकट हमारी पार्टी ने दिया, मुझे संगठन ने दिया। और ये पार्टी हर शख्स को, आप देखिए अभी डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल के बारे में आपने बताया, वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हो गए हैं संगठन के। तो संगठन देखता है किसको कहाँ सेट करना है, किससे कौन सा काम लेना है, संगठन करता है। संगठन करे, आज देखिए सबको लिए वो व्यवस्था करता है। हम लोगों ने कल ही उनका स्वागत किया है, डॉक्टर राधा मोहन दास। हाथ एक आप प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। जो इस समय राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी छोटे से लेके बड़े चुनाव में पूरे कसर, एकदम कमर को कस के चुनाव लड़ती है और जीतने का प्रयास करती है और जीतती है। और आखिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऐसा कौन सा संजीवनी बूटी वाला मंत्र है जिस मंत्र के कारण वे हर जगह जीतते चले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं का खाता है, स्वयं का खिलाता है और वो राष्ट्रहित में काम करता है। सारा यही है। विपक्षी कुछ भी करे, विपक्षी का तो विपक्ष का काम ही है हल्ला गुल्ला मचाना। भारतीय जनता पार्टी लीग पे चल के काम करती है, इसीलिए जीत ही जीत है। आगे भी जीत, बहुत बम्पर जीत होने वाली है 2024। आपकी दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? हमारा आदर्श समाज भारतीय संस्कृति और संस्कार को हम अपने मन में पिरोए रहें, हम उसी अपने मर्यादा में बंधे रहें और अच्छे से अच्छा कार्य करते रहें। जो वास्तव में ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है मानव बनने के लिए,
तो मानवता की हम लोग मिसाल कायम करें तो मानव ही महामानव बनता है और महामानव ही आगे जाके अपने कर्मों के आधार पे ईश्वर रूप में पूजा जाता है। आपने अपने इतने बहुमूल्य समय में से जनमुद्दा द जीरो मीडिया से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और तो दर्शकों, यह थी हमारे साथ गोरखपुर की पूर्व मेयर और एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सत्या पांडे जी। आपने इनके विचारों को महिला पर, महिला की स्थिति पर, शिक्षा पर, राजनीति पर बड़े विस्तार से सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं और देखते रहें संवाद कार्यक्रम।